गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने अभी तक घर्षण के बारे में कुछ पढ़ा उसमें हमने घर्षण के बारे में सीख लिया कि यह एक संपर्क बल होता है और साथ में हमने ये भी देखा कि घर्षण बल उत्पन्न होता है दो सतहों के बीच के अनियमितताओं के अंतःबंधन के कारण। ठीक है। और हमने ये भी देखा कि स्थैतिक घर्षण और सर्पी घर्षण में कौन ज़्यादा और कौन कम है और ऐसा क्यों है। तो इससे अब हमें ये पता चलता है कि अगर हम घर्षण को कम या ज़्यादा कर रहे हैं तो उसको कम या ज़्यादा करने के लिए हमें क्या करना है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि बल जो है वो अगर विपरीत दिशा में लगता है तो कम हो जाता है, और घर्षण बल में हमने पढ़ा कि हमेशा घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत लगता है। ठीक है। तो जो हम बल एक दिशा में लगा रहे हैं तो घर्षण बल अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इसलिए वो नेगेटिव होता है। ठीक है। कई बार हम वस्तुओं को धकेल नहीं पाते। क्यों नहीं धकेल पाते? क्योंकि हमारा जो बल है वो घर्षण बल को पार नहीं कर पा रहा, तो वो माइनस रहेगा, जीरो रहेगा। लेकिन अगर हम घर्षण बल थोड़ा ज़्यादा कर दें तो इसका मतलब वो घर्षण बल क्या है, अधिक हो गया है, तो वस्तु जो है मूव करेगी। अब सर्पी घर्षण और स्थैतिक घर्षण क्या है ये हमने कल सीखा था। ठीक है। स्थैतिक घर्षण की माप क्या होगी और सर्पी घर्षण की माप क्या होगी। तो चली हुई वस्तु को चलाए रखना आसान है, लेकिन रुकी हुई वस्तु को चलाने के लिए ज़्यादा बल की आवश्यकता क्यों होती है ये भी हमने सीख लिया। ठीक है। तो ये सारी बातें हमने कल कर ली थी। आज हम बात करेंगे कि जो घर्षण बल है वो हानिकारक है या लाभदायक है, वो इन विषयों पर बात करेंगे हम। ठीक है। तो चलिए हमारा अगला टॉपिक है जिसे हम स्टार्ट करते हैं। घर्षण हानिकारक लेकिन उपयोगी कैसे। तो सबसे पहले देखते हैं हानिकारक कैसे है। तो आपको पता है कि घर्षण से वस्तुएं घिस जाती हैं। कैसे घिस जाती हैं? सबसे पहले तो हमें क्या पता है, आप देखें अपनी हथेली को अगर हम रगड़ते हैं तो क्या होता है, ऊष्मा निकलती है ना। और ऊष्मा के कारण कुछ ना कुछ वहाँ पे नुकसान होने का चांस रहता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा, हम देखेंगे कि घर्षण से वस्तुएं घिस जाती हैं, ये हमने जनरली होते हुए देखा है। आप घर की सीढ़ियों को भी देख लें, चाहे वो लोहे की ही क्यों ना हो। अगर आप रेलवे ट्रैक पर जाएं, हालांकि वो घिसती बहुत स्लो हैं, लेकिन आप देखेंगे अगर आपने कभी रेलवे स्टेशन में गए हैं तो वहाँ पर लोहे की जो सीढ़ियाँ होती हैं वो भी घिस जाती हैं। ठीक है। और जो भी हमारे आसपास की वस्तुएं हैं जहाँ घर्षण हो रहा है उसमें हम देखते हैं कि वो वस्तुएं घिस घिस कर टूट भी जाती हैं। ठीक है। और घर्षण से हमें पता है ऊष्मा निकलती है, क्योंकि हमने हथेली को जब रगड़ा एक दूसरे के साथ तो ऊष्मा उत्पन्न हुई है। आप माचिस में भी ऐसा देखते हैं। माचिस में जब तीली को उस खुरदरी सतह पर रगड़ते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे वो आग पकड़ लेती है। ठीक है। आपने ये भी देखा होगा घर की जो मशीनें हैं उन सभी मशीनों, चाहे वो पंखा है, मिक्सर है, टीवी है, स्पीकर है, जब वो जब वो घिसती हैं तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है। सब जगह पे तो जो भी वस्तुएं घिसती हैं उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती ही होती है। आप मिक्सर को थोड़ी देर चलाते हैं तो गर्म हो जाता है वो। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि घर्षण के कारण वस्तुओं में टूट फूट होती है और वो कहीं ना कहीं हमें हानि पहुंचाता है। लेकिन घर्षण उसके बावजूद उपयोगी है। कैसे उपयोगी है? मान लो जैसे अगर घर्षण ना होता, अगर घर्षण नहीं होता तो क्या आप रुक पाते? देखिए हमारी पृथ्वी पर जो भी सतह है अगर वो सारी चिकनी बना दी जाए और उसमें घर्षण यानी वो अनियमितताएं कम कर दी जाएं। ठीक है। जैसे सड़क है, सड़क पर गिरा है ऑयल, तो ज़्यादातर हमने देखा है कि जो बाइक सवार होते हैं वो फिसल जाते हैं और गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे घर्षण कम हो गया होता है। अगर घर्षण कम हो गया तो आप सोचो, क्या आप चलते हुए कभी रुक पाएंगे? आपने स्लाइडिंग झूला देखा होगा, वहाँ पे ज़्यादातर जो प्लास्टिक की चीज़ें लगाई होती हैं उनमें फ्रिक्शन बहुत कम होता है। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता? क्या हम कभी रुक पाते? नहीं ना।
तो इसलिए घर्षण जरूरी भी है। जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया है कि आपके पास कांच का गिलास है या दूसरा कुल्हड़ है मिट्टी का, आप दोनों में से किसको पकड़ना आसान समझेंगे? और दूसरी बात, अगर इस गिलास के ऊपर तेल लगा है, पकाने वाला तेल, तो क्या इनको पकड़ पाना आसान होगा? क्यों आसान नहीं होगा? क्योंकि तेल से घर्षण कम हो जाएगा, और अगर घर्षण कम हो गया तो उस वस्तु को पकड़ पाना मुश्किल है। ठीक है, जैसे हमने बोला कि हम कीचड़ की बात करें या फर्श है जो चिकना बनाया गया है, उस पर पानी गिर गया है, तो क्या उस फर्श पर चलना आसान होगा? फिसल जाएंगे ना। तो देखिए, रुकने के लिए, कोई भी वस्तु चल रही है उसको रुकने के लिए तो जरूरी है घर्षण, और रुकी हुई वस्तु को चलाने के लिए भी जरूरी है। ठीक है, तो और इसके अलावा जैसे हम पेन या पेंसिल यूज करते हैं और उससे हम लिख पा रहे हैं, तो अपनी नोटबुक पर जब हम लिख पा रहे हैं तो किस कारण से? घर्षण के कारण से। कैसे, देखते हैं। जैसे चौक के द्वारा हम बोर्ड के ऊपर लिख रहे हैं, तो क्या होता है, जैसी चौक चल रही है तो वहां पर घर्षण के कारण, अनियमितताओं के कारण चौक के कण टूट कर चिपक जा रहे हैं, और जब वो चिपक रहे हैं तो आपको वो दिखाई दे रहे हैं, लिखा हुआ वहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसी तरह घर्षण के कारण हम लिख पाएंगे। ठीक है, सड़क और टायर में अगर सड़क और टायर का एक और एग्जाम्पल दे रखा है आपकी बुक में, अगर इनके बीच घर्षण नहीं होता तो क्या होता? ना तो ये टायर स्टार्ट हो पाता। ठीक है, जैसे आप फर्श पर खड़े हैं, अगर आपने चलना है तो नहीं आगे को चल पाएंगे ना। ठीक है, तो मतलब अगर वो फिसलने वाला है, गीला है फर्श, चिकना फर्श है, गीला है, तो आप आगे की तरफ चलने में थोड़ी कठिनाई महसूस करेंगे। ठीक है, और देखिए, अब चलने में भी मुश्किल है, गति को आगे बढ़ाने में मुश्किल है, रोकने में मुश्किल है। अगर हम दीवार पर कील लगाना चाहें तो भी घर्षण के कारण लगेगी कील, घर्षण के कारण ही दीवार पर लग पाएगी। अगर धागे को गांठ बांधें, अगर आप बाल को गांठ बांधें तो वो खुल जाएगी, क्योंकि वो उसमें फ्रिक्शन नहीं होता। लेकिन अगर धागे में भी फ्रिक्शन नहीं होता तो उसमें भी गांठ नहीं पड़ सकती थी कभी। हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं तो बिल्डिंग्स भी नहीं बन पाती कभी। ठीक है, तो ये आपने सब अपनी बुक में पढ़ना है, सब एग्जाम्पल दे रखे हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है कि जो घर्षण है, हालांकि कई बार हमें नुकसान करता है, हानिकारक भी है, लेकिन लाभकारी भी है, क्योंकि इसके बिना हम हमारी दैनिक जीवन में बहुत सारे कार्य नहीं हो पाते। इनकी आपने एक लिस्ट बनानी है कि हानिकारक कैसे है और लाभकारी कैसे है। ठीक है, तो इसकी लिस्ट बनाओ, इस वीडियो को दोबारा देख लो और अपनी बुक पर से भी पढ़ो, तो आप फिर उसको समझ पाओगे। ठीक है, अब कई बार जहाँ पे हमें घर्षण जरूरी है वहाँ हमें स्वयं से घर्षण इंक्रीज करना होता है, बढ़ाना, घर्षण को बढ़ाना पड़ता है, और जहाँ जरूरी नहीं होता वहाँ उसे घटाना पड़ता है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें कि हमें जैसे गाड़ी के टायर में और फर्श के बीच में फ्रिक्शन चाहिए ताकि ब्रेक अच्छी लग सके। तो टायर के अंदर आप देखोगे, जैसे ये टायर है तो टायर के ऊपर ऐसे उबड़ खाबड़ उसमें वो बनाई होती है, रिजिज बनाई होती हैं। आपने देखा होगा, अगर नए टायर में बहुत ज़्यादा रिजिज होती हैं, अगर वो घिस जाएगा तो उसमें ब्रेक लगना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये रिजिज जो है ये बराबर हो चुके होते हैं। ठीक है, तो हमने टायर में खुद से वो अनियमितताएं बनाई हैं ताकि घर्षण बढ़ जाए। वैसे ही आप जूते के अंदर भी, जूते के सोल के अंदर भी आप देखेंगे, वहाँ भी रिजिज बनाए होते हैं। ठीक है, तो अनियमितताएं बनाई होती हैं जिसके कारण हम आसानी से फिर रुक सकते हैं। और घटाना कहाँ है? जैसे आप कैरम बोर्ड खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, उस पर आप क्या करते हैं? पाउडर छिड़कते हैं। तो ये पाउडर क्या करता है? ये पाउडर घर्षण को कम कर देता है, जिससे आपकी जो स्लाइडर है वो एकदम से, स्ट्राइकर है वो, आप उसको आसानी से मूव कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी देर तक मूव करेगा एक बार स्ट्राइक करने पर उसको। तो इस तरह से हम कैरम पर पाउडर लगाकर उसको, उसके घर्षण को कम कर रहे हैं। मशीनों में आपने देखा है, मशीनों में जहाँ पर पुर्जे एक दूसरे के साथ घिसते हों वहाँ पर आप उसमें ऑयल यूज़ करते हैं। गाड़ी के इंजन में वहाँ पे ऑयल यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये ऑयल भी क्या करेगा? घर्षण को कम करने का काम करेगा, क्योंकि अनियमितताओं को भर देगा ये। ठीक है, तो बहुत सारी जगह पे हम एयर का भी यूज़ करते हैं,
फ्रिक्शन को कम करने के लिए। तो जो जो चीज़ें हमने अभी यूज़ की घर्षण को कम करने के लिए, उन्हें हम स्नेहक कहते हैं। स्नेहक। तो आपसे पूछा जाएगा स्नेहक क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो घर्षण को कम करते हैं, घर्षण को कम करते हैं। तो ये दूसरा कार्य हो गया। आपका क्वेश्चन हो गया स्नेहक किसे कहते हैं। ठीक है, तो उदाहरण भी देने हैं इसके। उदाहरण के साथ आपने बताना है कि स्नेहक क्या होते हैं। ऐसे पदार्थ जो घर्षण को कम करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, एयर भी करती है, पाउडर भी इसी का काम करता है। तो इस तरह से आपने ये दोनों टॉपिक अपनी बुक पर पढ़ने हैं और इन क्वेश्चन के आंसर लिखकर मुझे भेजने हैं। अभी तक 3 बच्चों ने मुझे 8th क्लास के 3 बच्चों ने अभी होमवर्क भेजा है। बाकी बच्चे भी वीडियो को देखें, अगर कुछ समझ ना आए तो पूछ लेना। ठीक है, ज़्यादा टिपिकल टॉपिक नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है। जिसने पिछले 2 वीडियो पढ़े होंगे, देखे होंगे, ये वीडियो बहुत आसान लगेगा उनको। इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ईजी चीज़ें हैं। ठीक है, बस हमें समझना है हम डेली लाइफ में घर्षण का कैसे प्रयोग कर रहे हैं, कहाँ उसको बढ़ाने के लिए यूज़ कर रहे हैं चीज़ों को, कहाँ हम उसको कम करने के लिए चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, और जो जिनसे घर्षण कम होगा उन पदार्थों को क्या कहते हैं, उसके उदाहरण भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इससे अगला टॉपिक हम अब क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि मंडे से हमारी क्लासेस लग जाएं ताकि हम अपने क्लासरूम में इसको अच्छे से समझ सकें। ठीक है, लेकिन तब तक आपने इस चैप्टर को कंप्लीट करना है जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, और आते ही मैं आपसे आपका एक ओरल टेस्ट भी हो जाएगा और रिटन टेस्ट भी लूँगा बाद में जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, होमवर्क करके जल्दी भेजें। ओके, थैंक यू।